हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन एंड मूवमेंट्स में वन पार्टी डोमिनेंस की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी कंट्री के सिटीजन के पास एक फ्री चॉइस होती है अपना नेता चुनने की, तो फिर ऐसा क्यों पाया जाता है वर्ल्ड की कई कंट्रीज में कि एक ही पार्टी लगातार इलेक्शंस जीतती है और गवर्नमेंट बनाती है? वन पार्टी डोमिनेंस देखा जाता है। और क्या ये वन पार्टी डोमिनेंस पॉजिटिव साइन है स्टेबिलिटी को लेकर, या फिर ये एक नेगेटिव साइन है, थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए? इन्हीं बातों को लेकर एक डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर वन पार्टी डोमिनेंस होता क्या है। दरअसल किसी पॉलिटिकल सिस्टम में जहां एक पार्टी लगातार चुनाव जीतती है, मेजॉरिटी सीट्स विन करती है और वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वन पार्टी डोमिनेंस। अब ये वन पार्टी डोमिनेंस है जो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करा सकता है, जो प्रिडिक्ट करा सकता है कि वो गवर्नमेंट अपना कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन साथ ही ये लिमिट करता है पॉलिटिकल कंपटीशन को। ये रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दों को, अकाउंटेबिलिटी जैसे इश्यूज को, और ओवरऑल हेल्थ जो होती है डेमोक्रेसी की, उसको लेकर कुछ चिंताएं भी बढ़ाता है, क्योंकि इससे विपक्ष कमजोर होता है और अकाउंटेबिलिटी जो होती है किसी भी सरकार की वो कम होती है। तो क्या कारण होते हैं? क्या सिर्फ पॉजिटिव रीजंस ही होते हैं? क्या नेगेटिव रीजंस होते हैं? इन सभी बातों को हम देखेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर वो कौन से कारण हैं। सबसे पहले, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद ए पर्टिकुलर पार्टी और आइडियोलॉजी। सेकंड, लिमिटेड वाइबल अल्टरनेटिव्स। थर्ड, वोटर सेटिस्फैक्शन विद स्टेटस क्यो। फोर्थ, लैक ऑफ एंगेजमेंट और एपैथी अमंग वोटर्स। एंड फिफ्थ, हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। आइए इन सभी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद ए पर्टिकुलर पार्टी और आइडियोलॉजी। कई कंट्रीज में हम देखते हैं कि वहां के जो वोटर्स होते हैं वो अलाइन होते हैं डोमिनेंट पार्टी की वैल्यूज से, पॉलिसी से और लीडरशिप से। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट पार्टी होती है वो शेयर करती है हिस्टोरिकल, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल कनेक्शन बना देती है वोटर्स के साथ। इससे रूलिंग पार्टी का दबदबा लगातार बना रहता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, साउथ अफ्रीका में ANC, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक ऐसी पार्टी रही है जिसका लंबे समय से साउथ अफ्रीका में दबदबा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने काफी मदद की थी एपार्थाइड को एंड करने में, और वो डीप रूटेड सपोर्ट बनाने में सफल रही। तो ये तो एक कारण रहा, लेकिन इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे लिमिटेड वाइबल अल्टरनेटिव्स। आइए इसको समझते हैं। कई कंट्रीज में हम पाते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी होती हैं वो स्ट्रगल करती हैं वीक लीडरशिप के मामले में, फंडिंग के मामले में, इंटरनल डिवीजन होती हैं वहां पर विपक्षी पार्टियों में, और इसी के साथ जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो किसी एक पार्टी को फेवर करता है जो डोमिनेंट पार्टी होती है। इससे एक डिफिकल्ट फिनोमिना बनता है कि वहां पर विपक्षी पार्टियां अक्सर चुनाव जीत ही नहीं पाती। इसके एक एग्जाम्पल के तौर पर हम रशिया को देख सकते हैं, जहां पर रूलिंग पार्टी जो है उसको स्टेट सपोर्ट मिलता है, मीडिया का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव रहता है उसके पक्ष में, और एक फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन पार्टी वहां पर पाई जाती है, जिससे वहां पर डोमिनेंट पार्टी अक्सर चुनाव जीतती है। फिर एक अलग रीजन भी हो सकता है वन पार्टी डोमिनेंस का, और वो है वोटर सेटिस्फैक्शन विद स्टेटस क्यो। यहां पर जो डोमिनेंट पार्टी होती है वो सक्सेसफुली वहां पर इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल कंसर्न्स को मीट करती है और वोटर्स सेटिस्फाई रहते हैं उस डोमिनेंट पार्टी से। तो
यहां पर स्टेबिलिटी पाई जाती है, कंटिन्यूटी पाई जाती है एक ही पार्टी की, और यहां पर वोटर्स जो होते हैं वो चेंज को पसंद नहीं करते अक्सर। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जापान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस पार्टी ने लगातार वहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी, वहां पर पॉलिटिकल कंसर्न्स को मीट किया। तो फिर क्यों नहीं जापान के लोग इस तरह की पार्टी को लगातार सत्ता में रखेंगे, क्योंकि वो इफेक्टिव गवर्नेंस का प्रतीक बन चुकी है जापान में। यहां पर एक और अलग कारण की भी हम चर्चा कर लेते हैं, जो है लैक ऑफ एंगेजमेंट और एपैथी अमंग वोटर्स। कई कंट्रीज में ऐसा भी देखा गया है कि लो वोटर टर्नआउट होता है जो डोमिनेंट पार्टी के फेवर में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट पार्टी के वोटर्स होते हैं वो तो एक्टिव होते हैं, और जो अपोजिशन पार्टी के वोटर्स होते हैं वो इतने एक्टिव नहीं होते। हम देखते हैं एक डिसइल्यूजनमेंट बनता है अपोजिशन पार्टीज में, जो वहां पर चुनाव नहीं जीत पाती और इतनी संख्या में वोट्स को नहीं ले पाती कि सरकार बना पाए। इसके एग्जाम्पल में हम सिंगापुर को देख सकते हैं, पीपल्स एक्शन पार्टी पीएपी। वहां पर लगातार इस पार्टी ने अपना डोमिनेंस दिखाया है और वहां पर लो पॉलिटिकल एंगेजमेंट का इसको फायदा पहुंचा है, और लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी की वजह से इसको बहुत फायदा होता है और वहां लगातार पीएपी सत्ता में बनी हुई है। आइए एक और रीजन की चर्चा कर लेते हैं, और वो है हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। कुछ कंट्रीज में हम देखते हैं कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इस तरह का सिस्टम मदद करता है किसी एक पार्टी को, और वहां के ट्रेडिशन में क्या होता है कि रूलिंग पार्टी लगातार सत्ता में बनी रहती है। लॉन्ग स्टैंडिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर जैसे कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और स्टेट बैक्ड मीडिया इस डोमिनेंस को और बढ़ा देता है। इसके एग्जाम्पल पर हम मैक्सिको को देख सकते हैं, जहां पर इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी पीआरआई लगभग 70 सालों तक मैक्सिको में सत्ता में रही, 2000 तक। और हम वहां देखते हैं कि वहां के इलेक्टोरल स्ट्रक्चर ने और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ने इस पार्टी को बहुत मदद की वहां पे सत्ता में रहने के लिए। तो ये बात हुई कि डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं किसी भी एक पार्टी के किसी भी देश में लगातार सत्ता में रहने के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो आजादी के बाद कांग्रेस लगभग 30 सालों तक इस देश में सेंटर में बनी रही, और 70s तक स्टेट में लगभग कई राज्यों में बनी रही। तो वन पार्टी डोमिनेंस के तौर पर हम कांग्रेस का एक एरा देख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम आजकल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पार्टी ने 2014, 2019 और 2024 के इलेक्शंस लगातार जीते। इसके पीछे कई रीजंस रहे, जैसे एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मेक इन इंडिया जैसी रणनीति, या एंटी करप्शन मेजर्स जिसमें डीमोनेटाइजेशन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसके तौर पर स्वच्छ भारत अभियान जैसे हम प्रोग्राम देख सकते हैं, और मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी जैसे इश्यूज, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक ने एक ऐसा माहौल तैयार किया देश में जहां पर वन पार्टी डोमिनेंस बना बीजेपी के लिए। आइए इसके इंपैक्ट को भी देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने इस देश में डिफेक्शन फ्री माहौल तैयार किया, और इसी के साथ डिमोनेटाइजेशन ने इस तरह से गवर्नमेंट और पार्टी को सिंबलाइज किया कि वो करप्शन कम करना चाहती है। जीएसटी ने यहां पर सिंप्लीफाई किया पूरे टैक्स सिस्टम को, और जो पार्टी का इलेक्टोरल डोमिनेंस था वो रीशेप हुआ, और हम देखते हैं वो कई स्टेट्स में भी लगातार चुनाव जीती। एक हमें शिफ्ट दिखता है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जहां पर एक नेशनल आइडियोलॉजी और इलेक्टोरल डायनामिक्स बदलते दिखाई देते हैं, और सीधे तौर पर वो फेवर करते हैं बीजेपी को, जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। तो ये हमने बात की
वन पार्टी डोमिनेंस की। आइए अब बात कर लेते हैं आपके टास्क की। आपको रिसर्च करनी है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो वन पार्टी सिस्टम को सस्टेन रखने में मदद करते हैं। आप इसको लेकर यह भी रिसर्च कर सकते हैं कि इसका पॉलिटिकल कंपटीशन और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को लेकर क्या प्रभाव पड़ता है। डिफरेंट कंट्रीज का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसकी चर्चा कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।